आज मैं बात करूंगी वास्तु और फेंग शुई की। वास्तु शब्द की उत्पत्ति वस से हुई है, जिसका अर्थ है वास या निवास। वास्तु बायो इंजीनियरिंग का एक वह प्राचीन भारतीय सिद्धांत है जो हमें हमारे निवास आदि का कुदरत के साथ तालमेल बैठाने के तरीके बतलाता है। यह हमें कुदरत या प्रकृति के साथ यथोचित संवाद रखते हुए जीवन जीना सिखाने वाला एक प्राचीन तरीका है जो हमारे ऋषि मुनियों की अनुपम देन है। तो अब हम देख लें फेंग शुई क्या है। संक्षिप्त में बताती हूँ। फेंग शुई का शाब्दिक अर्थ है फेंग यानी वायु और शुई मतलब जल। यह एक चीनी कला है जो बताती है कि आसपास के वातावरण को संतुलित करके प्रसन्नता, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को कैसे पाया जाए। हमारे ब्रह्मांड में चारों तरफ अज्ञात शक्ति और चुंबकीय शक्ति विद्यमान है। यह फेंग शुई कला इन शक्तियों से ऊर्जा प्राप्त करने का ढंग बताती है। एक चीनी कहावत कहती है कि हमारे जीवन के मुख्य 3 घटक हैं: भाग्य, कर्म और फेंग शुई। भाग्य ईश्वर पर निर्भर है, लेकिन कर्म और फेंग शुई हमारे हाथों में है, जिसके उपयोग से हम लाभ ले सकते हैं और जीवन को सफल बना सकते हैं। तो इस परिभाषा और इस परिचय के आधार पर हम देखें तो चीन खुद अपनी फेंग शुई में विश्वास नहीं करता। आसपास के वातावरण को संतुलित करके प्रसन्नता, समृद्धि और स्वास्थ्य हासिल करने के बदले वो अपने आसपास के वातावरण को बिगाड़ रहा है। वो खुद भी खुश नहीं रह सकता है और दूसरों को भी खुश नहीं रहने दे रहा है। तो ये जान लीजिए कि फेंग शुई जो कि चीन से आयातित है, खुद चीन उसमें विश्वास नहीं रखता। ये जो फेंग शुई है, माना जाता है कि 5000 वर्ष पहले चीन में इसका विकास हुआ। लेकिन विकास कब हुआ, बिल्कुल कब हुआ, इस बारे में लोगों में, विद्वानों में मतभेद हैं। इन्हें हम छोड़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल में चीन में पौराणिक शासकों में से पहला शासक था वू। शासक बनने से पहले वो एक पीली नदी से सिंचाई का कार्य किया करता था। एक दिन सिंचाई करते समय उसके साथ के जो मजदूर थे, उन्होंने देखा कि नदी से एक बहुत बड़ा कछुआ निकल रहा है। और चीन में ये माना जाता है, तब भी माना जाता था कि कछुए के सिर में देवता मौजूद रहते हैं। तो इसे शुभ शकुन समझकर उन्होंने उस कछुए को बाहर निकाला तो देखा कि उसकी पीठ पर एक चमत्कारिक वर्ग बना हुआ था। इसे मांगलिक माना गया और तब से ये माना जाता है कि चीनी ज्योतिष और अंक शास्त्र का ये जो वर्ग है, ये मूल आधार बन गया। भारतवर्ष में यंत्र विधान जो कि तंत्र शास्त्र की शाखा है, इसमें पंचदशी यंत्र लोकप्रिय है। ये जो यंत्र है, इसमें जो नंबर लिखे होते हैं, इन्हें आप किसी भी तरह से आड़े तिरछे सीधे कहीं से भी, बीच में से, साइड से, किसी भी साइड से गिनेंगे तो इसका टोटल 15 ही आएगा। हर लाइन का 15 अंक निकलता है। तो अब हम देखें कि भारत में किस प्रकार अनगढ़ नौसिखिए विद्वानों ने चीन के एक षड्यंत्र का शिकार हमारे देश को बना दिया है। फेंग शुई उन्होंने वास्तु पर थोप दी और इस प्रकार भारत में चीनी टोटके से संबंधित जो सामान है वो हर तरह से भर दिया, हम पर थोप दिया, ऐसे कि जैसे हमारे पास हमारे देश का अपना कुछ हो ही नहीं। अन्य देशों में भी हम देखें कि वास्तु के सिद्धांत देखने को मिलते हैं। जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, पुर्तगाल आदि में भी वास्तुशास्त्र बेहद विकसित है।
हमें पता है कि जिन देशों में ठंड काफ़ी पड़ती है और बर्फ़ गिरा करती है, उन देशों के मकान ढालू छतों वाले होते हैं। ये वास्तु योजना ही है कि छत बर्फ़ से ढकी ना रहे, वो ढालू छत पर बर्फ़ जब गिरे तो बर्फ़ अपने आप ही वहाँ से नीचे की ओर चली जाए। चीन में बिना तोड़ फोड़ के वास्तु बेहद प्रचलित है। मेरा मानना है कि हम जब भी देखें वहाँ हमें प्रजातंत्र नहीं मिलता, तो प्रजा को किसी तरह से अगर एक मकान उन्होंने बनवा लिया है, तो राजशाही में कभी भी जनता की ये हैसियत नहीं होती थी कि वो मकान में तरह तरह से तोड़ फोड़ करके पैसा लगा दे। तो उन्होंने निस्संदेह अपनी इस मजबूरी के चलते ही जल और वायु को किसी प्रकार से संयोजित करने का एक जो कला विकसित की होगी, वही फेंग शुई है। अब हम देखें कि आज हमारे देश में इसका जोर शोर से प्रचार हो रहा है। बिना उस देश की परंपराओं और हमारे देश की भौगोलिकता को ध्यान में दिए बिना हम अपने देश में भी फेंग शुई से लोगों को खासा प्रभावित पा रहे हैं। कुछ लोग इसे चीन की स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो क्या भारतीय लोग बेवकूफ़ हैं जो हमेशा उसके षड्यंत्र का शिकार होते रहते हैं? फिर भी हम देखते हैं कि सच में हम कहीं ना कहीं बेवकूफ़ तो हैं कि फेंग शुई वस्तुओं के विक्रेताओं की मानो बाढ़ सी आई हुई है। रंगीन शीशे, विभिन्न धातुओं के सिक्के, मेंढक, अनेक प्रकार की मधुर स्वर वाली घंटियाँ और विभिन्न प्रकार के रंग संरचनाओं और दर्पण आदि लगाकर वास्तु अनुकूलन किया जा रहा है हमारे देश में। तो ऐसा लगता है जैसे बिना फेंग शुई को अपनाए हम सुखी रह ही नहीं सकते। इस चक्कर में हमारे जो वास्तुविद हैं वो कहीं भी शीशे आदि लगवा कर हमारे देश के भौगोलिक स्वरूप और इसका जो प्राकृतिक पक्ष है उसके प्रति, हमारे भारतीय वास्तु के प्रति अपना अज्ञान ही तो दिखला रहे हैं। क्यों हम भारतीय इतने हीन भावनाओं से ग्रस्त हैं कि हमें हमारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, हमारी चीज़ों पर हमें तुच्छ लगती हैं, हमें उन पर शर्म आती है और दूसरे देश से जो भी कचरा आता है हम उसे बड़े सम्मान के साथ अपना लेते हैं। तो वैसे हम देखें कि ये तो हमेशा ही कहा गया है कि बोलने वाले के सड़े बेर भी बिक जाते हैं। इसलिए चीनी वस्तुओं के बेचने वालों ने अपना माल हमारे बाज़ारों में भरने से पहले ही अपने फेंग शुई का राग आलाप कर हमारे भारतीय वास्तु के तौर तरीकों से हमारा ध्यान हटा दिया। परिणाम यह हुआ कि हम अपने ही देश में अपने वास्तु सूत्रों को अंधविश्वासी और पुराने मानकर उनसे परहेज करने लगे। यदि बात अंधविश्वासों से मुक्ति की होती तब तो ये ठीक ही नहीं बल्कि उचित भी होता, लेकिन देखने में तो यही आ रहा है कि हम अपने तरीकों को तो अंधविश्वास के आगार मानते हैं, मगर चीनी आइटमों को उससे भी अधिक अंधविश्वास रखते हुए अपना रहे हैं। ये हमारी नासमझी है और बेचने वाले की चालाकी है कि उसने हमारी आंखों पर इस प्रकार अज्ञान की पट्टी बांधी कि हम अपने ही ज्ञान के स्रोत से अनजान बने हुए हैं। मेरा पूरा यकीन है कि यदि भारतीय वास्तु सूत्रों और वस्तुओं का विश्व बाजार तलाशा जाए, विश्व बाजार बनाया जाए, तो भारत इस क्षेत्र में बहुत जल्दी चीन को पछाड़ सकता है। अभी फिर से हम थोड़ी बात फेंग शुई की ही करें। इसके बाद अगर समय रहा तो, अन्यथा मैं इसके बाद अगले वीडियो में भारतीय वास्तु के उन तरीकों के बारे में बताऊंगी जो फेंग शुई को सीधे सीधे टक्कर देते हैं। तो चलिए बात करते हैं फिर से चीन के फेंग शुई की। ठीक है कि पक्षियों आदि के चित्र, लाल रिबन, लाफिंग बुद्धा आदि जैसे जो शो पीस हैं अपनी अच्छी लुक के कारण हमारे ड्राइंग रूम में हम सजा लेते हैं, लेकिन ड्रैगन जैसे प्राणी का विचार हमारे देश में बच्चों के कमरे में या कि दक्षिण दिशा में हमारे ही वास्तुशास्त्री इसे यूं स्थापित करवा रहे हैं मानो हमारे पास अपना कुछ बच्चों के प्रति उनकी प्रगति के संदर्भ में कुछ हो ही नहीं। ड्रैगन हमारा विकास करेगा, हमारे बच्चों की प्रगति करेगा।
वैसे भी ये बात जान लीजिए कि चीन और भारत की भौगोलिक स्थितियों में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये हम सब जानते हैं कि हमारे उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय है। उत्तर हमारे लिए शुभ है क्योंकि हिमालय पर हमारे शिवजी विराजते हैं। पार्वती जी का ससुराल है वो। वहाँ हम हमारे देवी देवताओं को मानते हैं, तो वो दिशा हमारे लिए शुभ है। लेकिन हम बात चीन की करें तो उत्तर दिशा को चीन में नेस्ट माना जाता है क्योंकि उत्तर दिशा से वहाँ लाल धूल भरी आंधियाँ चला करती हैं, जिनसे बचाव करने को उत्तर दिशा को पूरी तरह से ढककर बंद करके रखते हैं वे लोग। वहाँ दक्षिण दिशा को वह दर्जा प्राप्त है शायद जो हमारे यहाँ पूर्व दिशा को। इस प्रकार हर देश के अपने वास्तु के अलग नियम हो सकते हैं। यदि हम उसी दिशा में निवास करने जा रहे हैं, उस देश में निवास करने जा रहे हैं, तो या कि हम कुछ समय तक के लिए उस देश में जा रहे हों, तो हमें वहाँ के नियमों का पालन करना ही चाहिए। लेकिन हम हमारे ही देश में अपनी भौगोलिक परिस्थितियों को नज़रअंदाज करके किसी अन्य देश के वास्तु नियमों को अपनाएंगे तो इसका लाभ हमें नहीं, निसंदेह उन व्यापारियों को ही मिलेगा जो हमारी नासमझी से ही देश में सफलतापूर्वक अपना व्यवसाय चला रहे हैं। मैंने इस बारे में कई लेख पढ़े हैं जिनमें इसी चीनी संस्कृति की भारतीय संस्कृति पर चोट बताते हुए किन्हीं बुद्धिमान और सजग लेखकों की जायज चिंताओं से दो चार होने का मुझे मौका मिला है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि भारतीय संस्कृति इतनी कमज़ोर नहीं है कि यह ऐसी किसी चोट से समाप्त हो जाए। लेकिन आज जब बात चीन से तनातनी की है तो हमें इसे समझना होगा कि हमें चीन के हर सामान के साथ साथ फेंग शुई का भी पूरी तरह से बायकॉट करना होगा। ये फेंग शुई वास्तव में हमारे लिए लाभदायक नहीं है क्योंकि मैंने बताया कि हमारी और चीन की भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। अगर हम इसे अपनाएंगे तो शायद हमारा उतना विकास या प्रगति नहीं होगी कि जितनी हमारे अपने वास्तु के मूल नियमों को साधारण रूप से अपनाने से हो सकती है। आप देखिए कि आज हर गली हर मोड़ पर ऐसे चीनी वस्तुएं बनाने के कारखानों की बाढ़ आई हुई है। लेकिन ये बात भी मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ती है कि अपनी सोच में गहरे उतरे लोगों को डिगाना बेहद मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। आप देख लीजिए कि उनके पास अपनी संस्कृति पर होने वाले हर हमले का सटीक जवाब है। आप पूछेंगे कि क्या है यह जवाब, तो मेरा उत्तर है गणेश, साथिया, कमल। जी हाँ, गणेश या गणपति की मूर्तियाँ, देवी के मुखौटे, साथिया आदि के चिन्ह कलात्मक बनाइए और अपने घर में लगाइए। यही फेंग शुई का भारतीय जवाब है। भारतीय संस्कृति में प्रचलित रहे नारियल युक्त कलश और साथिया आज भी बाजारों में फेंग शुई की टक्कर में डटे हुए हैं। तो हमें चीन के तौर तरीकों से कोई अगर वे मानवोचित हैं तो उन्हें अपनाने से कोई इनकार नहीं है। लेकिन चीन आज हमारा मित्र देश नहीं है, ना ये पहले कभी था, ना आज है, ना ये कभी रहेगा। हमें चीन का पूरी तरह से बायकॉट करना ही होगा और इस सिलसिले में मैं पूरी तरह से फेंग शुई को नकार देने के पक्ष में हूँ। आप सोचेंगे तो आप भी इसी पक्ष में आ जाएंगे। हमारे देश के पास सब कुछ है जो हमें हमारे देश में हमारे घर में सुख चैन से रखने में सहायक हो सकता है। तो हम चीनी सामान खरीदकर चीन की जेब क्यों भरें? हमें चीनी सामान को ना कहना ही होगा, चाहे इसके लिए हमें थोड़ी सी आर्थिक हानि भी क्यों ना उठानी पड़े। तो अगले वीडियो में मैं आपको उन साधारण तौर तरीकों के बारे में बताऊंगी कि जो आप भी जानते होंगे, जिन्हें हमारे पुरखों ने अपनाया और हमारे देश के वास्तु ने उन्हें हमारे लिए सहज सुलभ बनाकर मानवीय जीवन को उचित दिशा में ले जाने में
बड़ी सहायता की है। हमें उन तौर तरीकों को जानना ही चाहिए। आज इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। धन्यवाद।